हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी बेटा, उसमें हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था। उन्होंने सबसे पहले जो एटम को डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल बताया था, और उस मॉडल को किस नाम से हम जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जे थॉमसन का ये कहना था कि कोई एक एटम होता है तो उसमें पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से बिखरे होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड बिखरे होते हैं। ठीक है, और जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम का नेचर था वो क्या था बेटा, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और डिस्कवरी की और मेटल को और डिस्क्राइब किया और उसके जो स्ट्रक्चर है उसको और एनालिसिस किया। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे रदरफोर्ड। अब उन्होंने भी एक मॉडल दिया था, अब उस मॉडल को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगने वाला है और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, अब है ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स। ये है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स। अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, ये साइंटिस्ट थे एर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम्स। अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या है इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, किसमें, एटम में। जो एटम होता है, एटम में जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर वाला पार्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने स्टेबिलिटी बताई, किसकी, उन्होंने स्टेबिलिटी बताने की कोशिश करी इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, एटम्स के अंदर। ठीक है, यहां देखें बेटा, अभी कह रहा है कि रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड ऑफ द फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। यानी कि इन्होंने एक मॉडल दिया, उसमें अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा जो पार्टिकल्स हैं उन पर एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, बम्बार्ड किया। अब बम्बार्ड करने के बाद उस पर एक जिंक सल्फाइड की क्या लगाई बेटा, एक क्या लगाई थी, एक फिल्म लगाई थी, यानी कि थिन फिल्म लगाई थी, और उस पर बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स का। किसने, रदरफोर्ड ने। अब ये कह रहा है, देखो पहला पॉइंट देख रहा है, ही सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांट अ थिन लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने अपने मॉडल के लिए, जो रदरफोर्ड थे बेटा, उन्होंने अपने मॉडल के लिए गोल्ड को इस वजह से चुना क्योंकि वो बहुत ही थिन लेयर चाहता था। कौन, रदरफोर्ड। ठीक है बेटा, आगे दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट। अब ये जो गोल्ड फॉइल थी इसका जो साइज था वो कितना था, 1000 एटम्स थिक। यानी कि इसका जो साइज था गोल्ड फॉइल का वो कितना था, 1000 एटम्स थिक। जितना 1000 एटम को मिलाकर उसकी मोटाई होगी, इतनी मोटाई थी इसकी बेटा गोल्ड फॉइल की। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, अल्फा पार्टिकल्स आर डुअली चार्ज हीलियम्स आयंस। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो डुअली चार्ज होते हैं, हीलियम आयंस के बराबर होते हैं। और हीलियम आयंस आपके क्या होते हैं बेटा, हीलियम आयंस होते हैं आपके 2He4। 2He4 जो होता है आपका कौन सा, हीलियम होता है। हीलियम होता है क्या बेटा आपका, हीलियम्स। क्लियर। आगे अब कह रहा है, सिंस दे हैव अ मास ऑफ अ 4। अब इनका जो मास है, मैंने आपको बताया था जो हीलियम्स है उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, और उसका जो मास नंबर है बेटा, मास नंबर होता है हीलियम का कितना प्यारे बच्चों, 4 होता है बेटा। कितना होता है, 4। अब देखें यहां पर, तो ये कह रहा है सिंस दे हैव अ मास 4 म्यू। जो हीलियम आपका एटम है उसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है। क्लियर। आगे अब कह रहे थे, फास्ट मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होता है फास्ट मूविंग होता है और इसमें कंसिडरेबल क्या होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है। इसी वजह से उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल को क्या किया, सेलेक्ट किया।
अल्फा पार्टिकल क्या किया बेटा, सेलेक्ट किया। आगे यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्ट बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। मतलब ये उन्होंने एक्सेप्टेड किया कि अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे, क्या है, डिफ्लेक्ट होंगे किसके द्वारा, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। जो गोल्ड फॉइल्स है उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कौन सा आपका, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी वजह से जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया बेटा, अपने जो मॉडल दिया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल वाला, उसके लिए उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया और उस पर क्या है, बम्बार्ड किया किसका बेटा, अल्फा पार्टिकल्स का, उस पर क्या किया, बम्बार्ड किया और उस पर एक क्या है, फिल्म चढ़ाई, लेयर चढ़ाई, और वो लेयर किसकी थी, जिंक सल्फाइड की उसने क्या ली थी बेटा, लेयर ली थी। ओके, अब यहां देखें, सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन। अब इसमें क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, किससे, प्रोटॉन से। तो इसी वजह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कौन से पार्टिकल्स को चूज किया, अल्फा पार्टिकल्स को चूज किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। अब ये कह रहा है कि उसको क्या है, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द टू सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन, उसको ज्यादा बड़ा जब उन्होंने बम्बार्ड किया उस पर अल्फा पार्टिकल्स का, किस पर, गोल्ड फॉइल पर, तो उसे ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। क्लियर, अब मैं तुम्हें डायग्राम से बताता हूं नेक्स्ट पेज पर। यहां देखें प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा, अब ये आपका क्या है, रदरफोर्ड मॉडल्स है, ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स वाला। इसने क्या है कि बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स का किस पर, गोल्ड एटम्स यानी गोल्ड फॉइल पर, और उस पर एक लेयर चढ़ा दी थी बेटा, इस पर एक लेयर कवर अप कर रखी थी, और वो किसकी थी, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS की इस पर लेयर ले रखी थी बेटा, जिंक सल्फाइड की। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं तो जब उन्होंने बम्बार्ड किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कुछ पार्टिकल जो है एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्लाइटली क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ लेफ्ट हो जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। तो अब कुछ जो होते हैं जो बिल्कुल सेंटर में जाते हैं, हिट होने के बाद 180 एंगल पर वापस क्या होते हैं, कमबैक हो जाते हैं। यहां देखें बेटा, इसमें जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो गए, पार हो गए बेटा, ये रे, ठीक है। और कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के से क्या हुए बेटा, डिफ्लेक्ट हुए, कुछ हल्के से क्या हो गए बेटा, डिफ्लेक्ट हुए, हल्के से उनमें क्या है बेटा, डिफ्लेक्शन आया। और जो बीच वाला जो पार्टिकल थे बिल्कुल सेंटर में, उस पर जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस क्या हो गए बेटा, रिटर्न हो गए, कितने एंगल पर, 118 एंगल पर। अब इससे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो एक एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें कोई सॉलिड चीज है जिससे रेज हिट होने के बाद वापस क्या आ गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है वापस, तो उसको बाद में उसने क्या बोला, न्यूक्लियस। क्या बोला प्यारे बच्चों, उनको न्यूक्लियस बोला। सपोज करो ये कोई एटम है, ये कोई क्या है बेटा, एटम, ये है आपका एटम, ये है हमारा एटम्स। अब एटम्स के बीच में जो कोई सॉलिड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको रदरफोर्ड ने क्या बोला बाद में, न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस बोला गया बेटा उसको, जो सेंटर वाला पार्ट है। यहां देखें ये एटम है, एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको क्या बोला, न्यूक्लियस। और उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो रदरफोर्ड थे उनकी भी कुछ ड्रॉबैक रही थी, उन्होंने क्या नहीं बताई थी, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, किसके अंदर, एटम्स के अंदर। ओके, तो यहां देखें, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम है किसका, अल्फा पार्टिकल्स का, रदरफोर्ड का वो मॉडल जो थे, अल्फा पार्टिकल वाला जो मॉडल था रदरफोर्ड का, वो ये डायग्राम है उसका मॉडल का बेटा। अब यहां देखें, ये भी जो रेज है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या होगी, बाहर निकल गई सीधी, ये भी क्या है, विदाउट डिफ्लेक्शन क्या होगी, सीधी निकल गई। तो इन्होंने ये बताया कि जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है किसका, एटम्स का, वो क्या है बेटा, एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब बेटा खाली है। क्लियर, अब देखते हैं इसमें पॉइंट। यहां देखिए पहला पॉइंट जो है ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम्स इज एम्प्टी। बिल्कुल, अभी बताई थी मैंने ये बात मैंने अभी बताई थी आपको बेटा कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, जिससे कोई जो अल्फा पार्टिकल है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के क्या होंगे, सीधे पार निकल गए। ओके, दूसरा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। यही तो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कुछ जो रेज है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के उसमें से क्या निकल गई, पार निकल गई। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है किसका बेटा, एटम्स का, वो क्या है, एम्प्टी है। क्या है बेटा, एम्प्टी। क्लियर। दूसरा कह रहा है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट फ्रॉम द देयर पाथ इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस। ये कह रहा है कि कुछ जो पार्टिकल रेज है वो हल्की सी क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। अब इससे ये आइडिया मिला कि जो एटम्स का जो पार्ट है उसमें से उसके अंदर बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा, ये मैंने बताया था, ये वाला जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है। और उसको बाद में किस नाम से जाना गया प्यारे बच्चों, उसको जाना गया कौन सा बेटा, न्यूक्लियस के नाम से। उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस। जो एटम होता है, एटम के बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा बेटा, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने यही कहा कि जो एटम है उसके बीच में कोई सेंटर वाला पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और उसको किस नाम से जाना गया बाद में, उसको उसने बोला क्या, न्यूक्लियस। क्या बोला प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस बोला। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। यहां देखें, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाय 180 इंडिकेट दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वर कंसंट्रेट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम्स। देख रहे हैं कि कुछ जो रेज हैं, यहां देखें प्यारे बच्चों, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें जो कुछ जो रेज हैं इधर से गई और इधर बीच वाले पार्ट पर हिट होने के बाद वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई है प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हुई है 180 एंगल पर। और जब 180 एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उससे ये प्रूव हो गया कि जो एटम है उसके बीच में बहुत स्लाइटली कुछ बीच में कोई क्या है, पॉजिटिव वाला क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है। और उसको फिर बाद में क्या नाम दिया गया, उसको बेटा बाद में कहा गया एटम, न्यूक्लियस कहा गया बेटा। क्या कहा गया, न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो ये क्या था, ये तीन क्या थी उनकी कंक्लूजन थी किसकी, रदरफोर्ड की, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया किसके थ्रू, जो उन्होंने अपना मॉडल दिया था कौन सा, अल्फा पार्टिकल्स मॉडल ऑफ द एटम्स। अल्फा पार्टिकल्स मॉडल ऑफ द एटम्स किसने दिया था प्यारे बच्चों, ये दिया था आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये चीज तो बताई थी कि जो एक एटम होता है प्यारे बच्चों उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, उनमें आपका इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। लेकिन जो रदर, और ये भी बताया था कि कोई एटम है, ये एक बेटा एटम मैं बता देता हूं, ये कोई एटम है, एटम्स, और एटम्स के बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सर्कुलर पाथ पर क्या करते हैं बेटा, रोटेट करते हैं इस तरह से। और ये जो सर्कुलर पाथ है उसको उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट। क्या कहा, ऑर्बिट कहा। और ये ऑर्बिट जो होती है ये सेल होती है बेटा। और ये सेल कौन कौन सी होती है आपकी, के, एल, एम और एन। उन्होंने ये बताया था, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और ये आपका क्या है बेटा, एटम, एटम्स। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये बताया कि कोई एक एटम है बेटा, और एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल्स होती है, ऑर्बिट होती है, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। रिवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। और ये इसी तरह से सिमिलरली चक्कर लगाते हैं जैसे हमारा जो सन होता है, सन के चारों तरफ जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, जैसे सन है, सन के चारों तरफ हमारे जो प्लेनेट है वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ऐसी सिमिलरली जो एक एटम होता है, एटम्स के बीच में अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट, जो सेल्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं।
तो ये बताया था किसने? रदरफोर्ड ने। ओके, अब इनके कुछ ड्रॉबैक हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। यहां देखें, ये कह रहा है द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। यानी कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये तो बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं बताया था कि जो सेल्स होती है हमारी KLMN, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को जंप करके किसी दूसरी इलेक्ट्रॉन में दूसरी सेल में जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसके बारे में नहीं बता पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। तो बेटा ये इनकी क्या रही थी? ड्रॉबैक रही थी। किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की। ओके, आगे देखें। अब ये कह रहा है एनी पार्टिकुलर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। भाई सीधी सी बात है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर सर्कुलेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा, वो जितनी तेजी से मूव करेगा उसमें एक्सेलरेशन उतने क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब ये कह रहा है डूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। बिल्कुल, ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें क्या होगी बेटा? एनर्जी जनरेट होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या भरेगी? एनर्जी भरेगी। तो जब एनर्जी भरेगी तो वो क्या हो जाएगा? रेडिएट, यानी कि एक्साइटेड स्टेज में आएगा। तो जिस नॉर्मल पाथ पर वो सर्कुलेट कर रहा है प्यारे बच्चों, वो उसकी कौन सी? ग्राउंड स्टेट है। तो अगर जब उसमें एनर्जी भरेगी तो वो अपनी पाथ को छोड़कर अपर जो सेल है उसमें क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो इसके बारे में नहीं बता पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये क्या था कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाई थी। किसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे? किसकी? आपका जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां है, प्रोटॉन कहां है, न्यूट्रॉन्स कहां है, और इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी सेल को छोड़कर दूसरी सेल में जा सकते हैं और किस तरह से वो वापस आते हैं। तो इन बातों को नहीं बता पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। आगे अब 10 द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड बी लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बिल्कुल, यहां देखें, ये कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। अब वो ये इसका कहने का मतलब है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार इस पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो एनर्जी लूज करेगा तो निचली सेल पे आ जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो निचली सेल पे आ जाएगा, और जो बिल्कुल एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो इसके बारे में नहीं बता पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। उन्होंने नहीं बताया था कि न्यूक्लियस और जो आपका जो आउटर सेल्स है उसके बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में नहीं आ सकता? न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो इसके बारे में नहीं बता पाए थे। कौन? आपके रदरफोर्ड। तो ये इनकी क्या रही थी? ड्रॉबैक रही थी। किसकी बेटा? रदरफोर्ड की। ओके, आगे देखें। After if this were so, the atoms should be highly unstable and hence matter would not exist in the form of that we know। एक रहा है कि if this were so, अगर ऐसा होता है तो एटम्स should be highly unstable, जो एटम्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। उसमें ये नहीं पता पड़ेगा भाई फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ न्यूट्रॉन है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में नहीं बता पाए थे। कौन? आपके रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये नहीं बता पाए थे कि न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सेल में, उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? रिपल्सिंग फोर्स होता है। कौन सा? रिपल्सिंग फोर्स। ओके, आगे देखें। इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म दैट वी नो। अब वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। अब ये पता है कि जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब है तो उनमें ये पता है कि जो एटम्स है, एटम्स का सेंटर वाला पार्ट क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं प्रोटॉन और आपके कौन से? न्यूट्रॉन्स। यानी कि ये एटम है, ये वाला एटम है, ये हो गया हमारा एटम। एटम्स के बीच वाला पार्ट हो गया आपका न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा? हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके जो सर्कुलर जो पाथ है आउटर, उसमें क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी, तो जो आपके जो रदरफोर्ड थे उनका जो मेन ड्रॉबैक था
वो ये था प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके सराउंडिंग, न्यूक्लियस के सराउंडिंग, उनकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। तो ये इस मॉडल की क्या है प्यारे बच्चों, ड्रॉबैक है। क्लियर? तो आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स वाला क्या दिया था, मॉडल दिया था, और उसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल चुना, और गोल्ड फॉइल पर एक फिल्म लगाई थी लेयर, और वो किसकी थी, जिंक सल्फाइड की, और उस पर बम्बार्ड किया था किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड किया था तो कुछ पार्टिकल्स क्या है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जो सेंटर में जाते हैं वो हिट होने के बाद वापस क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उससे ये कंक्लूजन निकला प्यारे बच्चों कि जो एक एटम होता है उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया, न्यूक्लियस के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।